दरअसल इन्हें हमने इतने किरदारों में देखा है कि समझ नहीं आता किस किरदार से परिचय हम पहचाने। हम एक टेनिस खिलाड़ी को जानते हैं, हम एक सुपर कॉप को जानते हैं, फिर कहा गया ये तो दिल्ली की उम्मीद की किरण है, बीजेपी की आशा की किरण है। ये सारी चीजें एक तरफ, लेकिन किरण बेदी जब एक सुपर कॉप से होकर आंदोलनकारी बनी, आंदोलनकारी से राजनीति बनी, 10 दिन हो गए आज आपको राजनीति में, कौन सा काम सबसे मुश्किल था? सब काम अपने चैलेंजेस लेके आए और सब काम अपनी पास्ट लेके आए, साधन लेके आए, वातावरण लेके आए। कोई काम कम चैलेंजिंग नहीं था, लेकिन सब काम अपना अपना समाधान लेके आए। आपको पता है आज ऑटो ड्राइवर का क्या हुआ? ऐसे चल रही थी, ऑटो ड्राइवर मिल गए, वहीं खड़े थे, तो मैंने उनको कहना शुरू किया कि याद है एज डीसीपी ट्रैफिक मैंने किसी का गलत चालान नहीं होने दिया। आपको याद है कि आप मेरे दफ्तर में सुनवाई होती थी और किसी से कुछ नाजायज नहीं हुआ था? मुझे क्या मालूम किसी को याद है, क्योंकि सारे जवान लड़के थे, उन्होंने मेरा काम नहीं देखा था। आपको पता है 2 बुजुर्ग आए, बोले हम बोलते हैं, हम बोलते हैं मैडम, ये ऐसे करती थी, ऐसे हमें इनाम देती थी, हमें ये सिखाती थी, कोई चालान गलत नहीं होने देती थी। ये मेरा पास्ट जो है ना वो प्रेजेंट बन गया। एक डॉक्टर 10,000 प्रिजनर्स, जिनको मैं कुछ भी मरीज भी कह सकते हो, एक डॉक्टर 10,000, 1993 की बात कर रही हूँ। डॉक्टर कहाँ से लाई? क्योंकि अगर मर जाता तो किरण बेदी को पहले पोस्टमार्टम कराते, वो इंक्वायरी कराते, ऐसा नहीं हुआ। मैंने क्या किया, आसपास जनकपुरी के एरिया में से पता किया कि होम्योपैथ है, एलोपैथ है, जो किराए के खर्चे पे मेरे पास आ जाए और आके कुछ 2 घंटे दे दे, 2 घंटे। आपको पता है कितने होम्योपैथ्स आए जनकपुरी से? 25। एक सरकारी डॉक्टर और 25 होम्योपैथ। बट होम्योपैथ से क्या हुआ, जब महिलाएं, फीमेल डॉक्टर्स जो थी नहीं, कोट पहन के, स्टेथोस्कोप पहन के घूमती थी ना जेल में, आधी बीमारी ऐसी भाग गई। और 26 जनवरी, 15 अगस्त, कोई ऐसा राष्ट्रीय दिन था, 2 अक्टूबर, जो हमारे ऐसे दिन होते हैं, वो राष्ट्रीय डे होता था तिहाड़ जेल में। तो हम क्या करते थे, सारे डॉक्टर्स को बुलाते थे, हर पेशेंट का फर्स्ट टाइम हेल्थ कार्ड बन गया। फर्स्ट टाइम नो डॉक्टर्स, नो मेडिसिन, नो बजट, एंड तिहाड़ वाज फुल ऑफ डॉक्टर्स। किरण जी, वाकई किससे अगर हम शुरू करें तो न जाने कब से और कब तक हमको पहुंचना पड़ेगा, लेकिन हम कह रहे हैं वोट की कचहरी में किरण, इसीलिए हम कुछ वोट के मुद्दे पर आ जाएं। जब हम किरण बेदी सोचते हैं, एक सुपर कॉप सोचते हैं, तो एक दबंग अफसर हमारे सामने आती हैं। अब बताइए, राजनीति में तो बहुत झुकना भी पड़ता है, झुकना पड़ रहा है? अरे झुक के तो वोट लेते हैं। कुछ मुश्किल आ रही है? झुक के ही तो प्रधानों के सामने कहा था, ताऊ जी जागो मेरे साथ। झुके बिना कैसे कुछ मिलता है? तो झुकने से बिगड़ता क्या है, बल्कि ईश्वर से की कृपा और आती है, झुके बिना नहीं मिलता कुछ। आपने एक और बात का जिक्र किया कि जब आप तिहाड़ में थी तो आपके जो अफसर थे वो अच्छे थे, जो अधिकारी वहां पर थे तो आपको अच्छा सहयोग मिलता था। यहाँ पर जब जो चुनाव लड़ रहे हैं, जो मेरा ख्याल है जो प्रत्याशियों को टिकट बांटने की जो मीटिंग हुई थी, उसके बारे में आपको नहीं मालूम किसे टिकट किस आधार पर दिया गया है, यानी जो आपकी टीम बनेगी वो तो नहीं होगी, आपको पता ही नहीं कौन अच्छा कौन बुरा आ रहा है। कभी मैंने अपनी टीम चूज की थी? कहीं भी टीम चूज की थी कि मुझे ये होगा तो ही काम करूंगी? कभी शर्त नहीं लगाई थी। जो मिला उसी से काम किया और उनको एक नया रूप मिल गया, उनकी प्रमोशंस हो गई, उनको अवार्ड मिल गए। कई पुलिस ऑफिसर्स ऐसे बैकग्राउंड जो मुझे कहा जाता ये किरण ऐसे ऐसे बच के रहना, वो डबल प्रमोशन ले गए। उनको माहौल चाहिए था काम करने का, सपोर्ट चाहिए थी, विश्वास चाहिए था। मैं विश्वास से शुरू करती हूं, जब तक विश्वासघात कोई नहीं करता। ये मेरी नेचर है। आई बिगिन विथ ट्रस्ट टिल समबडी ब्रीचेस द ट्रस्ट। I say I believe you. You have a past. तुम्हारा पास्ट है ना, पास्ट है ना जी, कोई बात। आज वर्तमान है ना, कागज पे लिखा है कुछ अभी तक नहीं, तो लिखो राम का नाम, लिखो नैतिकता का नाम, लिखो सर्व सबका भला हो, लिखो। आज ये लिख दो, कल तक तो कुछ नहीं, कल तक मैं नहीं पता क्या लिखा, लेकिन आज मैं और मिल रहे हैं, पन्ना खाली है, जो अच्छा है वो लिखो और शुरू कर दो नया पन्ना लिखना। मैंने नहीं ऐसा देखा कि कोई नहीं चाहता इज्जत और मान। अंदर की आत्मा हर व्यक्ति की चाहती है मुझे शाबाश मिले, मेरी रिकग्निशन हो, मुझे काम और सेवा का मौका मिले। आप मौका उसको दो ना,
फिर रह जाते 2%, 5%। अरे अगर आप जानते हो काबिल काम करना तो 5% को डील करोगे 95% को। आज प्रॉब्लम है हम 95% पर शक कर रहे हैं और 5% पर विश्वास कर रहे हैं। मैं कहती हूँ 95% पर मैं मौका दूंगी विश्वास करने का, लेकिन ये थोड़ी होगा विश्वास करके सो जाऊंगी, फिर से 9 बजे पहुंचूंगी। तेरे मेरे कंट्रोल रूम में तेरे खिलाफ शिकायत आई है, क्यों आई? ये लोग कह रहे हैं क्यों आई? बोले मैडम गलती हो गई। तो गलती होगी, लिख के दे गलती हो गई, तेरी फाइल में जाएगी। अगर दोबारा होगी तो इस कुर्सी पे नहीं बैठ सकते, कुछ और काम करेंगे, यहाँ नहीं, क्योंकि ये जनता की सेवा का काम है जिसके ऊपर हम वचनबद्ध हैं, गरीब हो या अमीर, कोई भी हो। सो आई दिस इज द वे ही प्रूव्स। और ये थोड़ी एक नजर लगेगी लोगों को, हम अब सिटीजन पुलिस लाएंगे, सिविल डिफेंस लगाएंगे। लेकिन एक कड़क महिला से अपराधी डरते हैं, लेकिन क्या राजनेता चिढ़ते हैं? ऐसा कोई अभी इम्तिहान पास नहीं किया, जब इम्तिहान आएगा तब देखेंगे। लेकिन अगर विरोध की आवाजें सुनाई देती हैं, लोग आपसे सवाल भी पूछते रहते हैं इस बारे में, क्या वो आपको जाने बिना विरोध कर रहे हैं? देखिए मेरे साथ तो सारे हैं इस वक्त। या यहाँ पर पास्ट की बात आ जा रही है? मेरे साथ वो मेरा पास्ट नहीं हो, मेरा पास्ट नहीं। और मैंने देखा है कि बीजेपी की लीडरशिप इस वक्त बहुत काबिल हाथों में, मुझे बहुत उसने इंप्रेस किया है। इट्स अ वेरी प्रोफेशनल टू द, बहुत अच्छी काबिलियत है ये उनकी। जो मैंने सरकार चलानी है, उन्होंने पार्टी चलानी। मुझे याद है 16 मई को जब चुनाव की गिनती चल रही थी तो हम खबरें दिखा रहे थे आज तक पर, उस वक्त आप एक गेस्ट के तौर पर जुड़ी थी मेरे साथ। मैंने आपसे पूछा था कि जो चीज़ दिखाई दे रही है, आपने कहा देश की जीत है, फिर आपने साथ में कहा ये मोदी की भी जीत है। मैंने आपसे पूछा अगर आपको दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाने को बीजेपी कहती है, आपने कहा था कि अब मैं सोचने की शुरुआत करूंगी। यस। तो कहानी क्या है, कैसे आई आप बीजेपी में? उस वक्त से शुरू हुआ या एक झटके का फैसला था? झटका तो है, लेकिन राजनीति की तरफ इज्जत बढ़ने लग गई थी जब से मोदी जी आए। राजनीति से मेरी घृणा कम होती गई, क्योंकि जो घृणा पीक तक आई थी मई में, क्योंकि ऑल द करप्शन स्कैम्स, बहुत घृणा हो गई थी कि कहाँ फंस गए, कहीं देश से निकलना तो नहीं जाना पड़ेगा, कैसे जिएंगे। रोज आपके चैनल पे वही देखते थे, बहुत परेशान हो गई थी। और मैंने अपने आप को अलर्ट कर लिया था कि 6 महीने वहां, 6 महीने कहीं और रहेंगे, क्योंकि यहाँ जिएंगे कैसे। लेकिन मैं अपने आप से अंदर से पूछती थी कि क्या मेरा भाग्य इतना खराब है कि मैं देश को सोच रखती हूँ कि इधर मैं देश के साथ मुझे देश से वो नहीं मिलेगा जिसके लिए मैंने भी अपने आप को अर्पित किया। मैं अपने आप से पूछती होती थी, इट्स अ सेल्फ टॉक, अपने आप से बात करती। फिर जब मोदी जी आए, ये कम्युनिकेट करने लग गए, तब मैंने देखा कि लगता है मेरे देश की भाग्य बदलने वाली है। अगर लोगों को समझ आ गई कि ये एक इंसान आया है जिसके पास दूरंदेशी है, दृढ़ निश्चय है, पीछे पूरा संगठन है, कार्यकर्ताओं लाखों हैं जो डेडिकेटेड है और बड़ा एक्सपीरियंस व्यक्ति है, और उसका पीछा कोई नहीं है, वो किसी के लिए छोड़ के नहीं जाने वाला। तो मैंने कहा मेरा भाग्य बदलने वाला है। एक मिशनरी आ रहा है, एक त्यागी व्यक्ति आ रहा है जो बड़ा त्यागी है लेकिन बड़े स्मार्ट कपड़े पहनता है, हाँ, मॉडर्न आदमी। आई एम सो ग्लैड कि हमारा प्राइम मिनिस्टर इज सो वेल ड्रेस्ड। मैं बड़ी खुश हूँ, अगर वो अफोर्ड कर सकते हैं तो क्यों ना पहने। तो मैंने ये देखा, ये सोच दूरंदेशी आया है, देश को जोड़ने आया है, देश को पक्का संपर्क और अंतरराष्ट्रीय एक ख्याति प्राप्त कराएगा, ये हर इंडियन को जोड़े। मैंने अपना भाग्य सोना, मेरा भाग्य बदलने वाला। लेकिन राजनीति मेरे दिमाग में नहीं आई। हाँ। मुझे खुशी आई, मुझे स्थिरता आई, अब मेरा देश बदलेगा। लेकिन राजनीति के बारे उनकी हर गवर्नेंस पर मैंने पढ़ा, जो कि टेलीविजन डिबेट्स में आते ही नहीं है। सिर्फ अखबार जब तक 4-5 ना पढ़ो पता नहीं चलता ज्यादा, क्योंकि शाम के टेलीविजन पे स्टूडियो में, माफ करना, स्वाय रेप के और होता क्या, क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन पे होता क्या रहा, स्वाय क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन एंड तू मैं। उसने ये कहा, उसने कह दिया एक औरत के 4 बच्चे होने चाहिए, आपको क्या कहना है? अरे नहीं कुछ कहना, 4 बच्चे मैं क्यों तेरे कहने पर पैदा करूं, जो मेरी मर्जी। लेकिन इस पर डिबेट की क्या जरूरत है? नहीं, लेकिन ऐसे बयानों पर आपका क्या कहना है? रिजेक्टेड, दे नीड नो एनर्जी। उसने आपके लिए ये कह दिया
कि मैं ईमानदार हूं, तुम अपॉर्चुनिस्ट, तुमको क्या करना है? मैं को कुछ नहीं। उसका बयान है। नहीं, लेकिन अगर पार्टी के भीतर ही के लोग ऐसी बात कहें। सो आई वाज वाचिंग हिम, उनका भाग्य बदल रहा है। तो फिर भी कुछ नहीं, मेरे पास स्पीकिंग एंगेज और लीडरशिप की मैं क्वालिटीज की बड़ी शौकीन हूँ। मैं लीडरशिप पर लिखती हूँ, पढ़ती हूँ, स्पीकिंग एंगेजमेंट्स करती हूँ, देश और विदेश में भी। तो मैं बहुत अच्छा लग रहा था कि इनके पास वही क्वालिटीज है जो मैं छोटे तौर पे काम करती आई हूँ। माफ करना, जो मैं छोटे दायरे में हर जगह कई क्वालिटीज, कई प्रैक्टिसेस मैं छोटे दायरे में करती आई, ये मेरा नेता सारे देश को दे रहा है। मुझे बड़ी खुशी हो रही थी, लेकिन कुछ भी नहीं फिर भी। और लेकिन एक दिन ऐसा हुआ, जागो, मेरी दिल्ली जा कहाँ रही? मैं क्या चाहती हूँ दिल्ली? क्या रोज इन्होंने ये किया, मुझे भी ये नहीं पसंद होना चाहिए, हो पसंद होना चाहिए कि नहीं? मैंने कहा मैं नहीं चाहती ये दिल्ली रोज। तो भाग्य बदलना था। सो मैं नम्रता से कह रही हूँ कि ये मुझे परेशान कर रहा था कि दिल्ली अगर बिगड़ी रही, ये हेडलाइन बनी रहेगी तो बहुत तंग करेगी सारी इन्वेस्टमेंट, सारी इकोनॉमी, सारी टूरिज्म और खासकर महिलाओं की सुरक्षा। कोई जिम्मेवारी नहीं ले रहा। चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं जब तक पुलिस हमारी नहीं, हम क्राइम नहीं रोक सकते। अरे भाई नहीं, जो है बहुत कुछ है, शुरू तो करो। क्योंकि मैंने सेक्रेटरी टू दी एलजी काम किया, मैंने देखा दोनों को मिलकर काम करते। साहिब सिंह वर्मा जी चीफ मिनिस्टर होते थे, तजेंद्र खन्ना जी एलजी होते थे। हमारी रेगुलर मीटिंग होती थी पुलिस की और प्रशासन की, और हमारे जॉइंट प्लान्स होते थे। तो किसके बाद कौन सी पुलिस नहीं है? तो बल्कि सारा प्रशासन उसके पीछे। तो मैंने कहा ना कोई इस वक्त, इसलिए 6P फॉर्मूला में 1.5 साल से बोल रही थी कि जब तक ये सरकार का काम है सबको इकट्ठा करना, इकट्ठा करके ये है सोल्यूशन क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन का। गवर्नमेंट, मगर मिसेस दीक्षित तो कह गई गवर्नमेंट है, व्हाट कैन गवर्नमेंट डू? कर ही क्या सकती? पुलिस आई नहीं मेरे पास। मैं मिसेस दीक्षित को भी चैलेंज हमेशा करती थी कि मिसेस दीक्षित पास है सिविल डिफेंस पुलिस जैसी है, होमगार्ड्स पुलिस जैसी है, ट्रेंड है। वो कहाँ गए मैडम? मैं पूछती होती थी, पूछो इनसे, क्योंकि मैंने ट्रेन किया है एज डीजी होमगार्ड एंड सिविल डिफेंस। पूरी पैरेलल डिजास्टर मैनेजमेंट फोर्स है, उसका काम सोशल डिफेंस भी है। हम किस्से पर वापस आ रहे हैं कि किरण बेदी क्यों बीजेपी उन्होंने ज्वाइन किया था, कैसे किया था? ये अभी रहस्य रहेगा। ये क्यों बताऊं? अच्छा चलिए, दरअसल आपको जब उम्मीदवार घोषित किया गया, उससे पहले से ही जब आप बीजेपी में शामिल हुई, तो 2 तरह के आरोप आप पर लगे। एक तो कि ट्विटर पर आपने कुछ मोदी विरोधी चीजें लिखी थी, और दूसरा एक बात कुमार विश्वास ने कही थी, मैं कहूंगी अपने पैनल को कि वो उसे चलाएं ताकि उनकी बात सुनकर और हम आपसे जवाब लें कि दोनों में से बात कौन सी सही है। सिंपैथाइजर रही है, ये मैंने कहा उनके लिए, और वो सभी जानते हैं इस बात को। जितने भी, एक निजी चैनल के साक्षात्कार में पार्टी बनने से पहले अरविंद ने भी खुलासा किया था कि वो उनसे मिलने गए थे, तो उन्होंने कहा था बीजेपी पर हमला मत करिए। और आपको याद हो कि कोयले के आंदोलन के दौरान उस एक दिन में वो रिफ्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, क्योंकि वो चाहती थी कि सिर्फ मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी के दरवाजे पर प्रदर्शन करें, और उन्होंने कहा नितिन गडकरी के दरवाजे पर नहीं होना चाहिए प्रदर्शन। जब पूरी इंडिया अगेंस्ट करप्शन ने निर्णय लिया कि नहीं प्रदर्शन तो होगा, सब दोनों पर होगा, तो फिर वो उस दिन आई नहीं, उन्होंने फ़ोन भी पिक नहीं किया। फिर बाद में उन्होंने मीडिया को बुला के कह भी दिया, जो मीडिया बाइट्स आप यूट्यूब पर देख सकती हैं, आप ही के चैनल ने भी चलाई, जिसमें उन्होंने कहा कि केवल रूलिंग पार्टी से सवाल पूछना चाहिए, वो रूल में है, उससे सवाल। तो ट्विटर पर आप मोदी का विरोध करती थी, वो निकाल कर दिखा रहे थे। मीटिंग में आप इंडिया अगेंस्ट करप्शन में आप बोलती थी कि बीजेपी के खिलाफ कुछ मत बोलो। क्या सच है, क्या चक्कर है? विरोधी आपके कंफ्यूज्ड हैं या कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं? उस टाइम पर आपको कानून किसने देना था? हम लोकपाल के लिए लड़ रहे थे कि हमें लोकपाल, सही लोकपाल चाहिए, राइट? तो हमको लोकपाल यूपीए ने देना था कि बीजेपी ने देना था? आप मुझे ये बता दिए। तो फिर किसके खिलाफ लड़ रहे हो? दूसरा, बीजेपी के पास से पूछो कितनी मीटिंग्स हमने की उनके साथ। जब भी टाइम मांगा अडवाणी साहब ने दिया, जब भी छोटे शॉर्ट नोटिस पे सुषमा जी ने दिया, जेटली साहब ने दिया, गडकरी जी ने दिया, और बड़ा बहुत आदर से दिया, और बोलो बताओ क्या संशोधन चाहते हो, जिसकी मैं आई विटनेस हूं, राइट? और ये नहीं है कि उन्होंने दिया, दूसरी पार्टीज ने भी हमें दिया, सवाए 1-2 को छोड़ के। लेफ्ट ने भी हमें समय दिया, हम सभी के पास गए सवाए कांग्रेस के, क्योंकि मेन प्रॉब्लम्स ये थी। तो
सभी ने हमें स्वागत किया, सभी को मिले, सभी से राय ली, सभी ने संशोधन जॉइंट रेजोल्यूशन मीटिंग्स में कहा ये संशोधन होने चाहिए, हम इसका समर्थन करेंगे। तो बताइए वो सरकार किसकी थी? वो थी यूपीए की। हम चाहते थे कानून किसने को लाना है? यूपीए ने। तो आप बाकी का फैलाव क्यों कर रहे हो? साथ में आप उनके पास रात को जा रहे हो मीटिंग्स में, उनसे हेल्प मांग रहे हो, उनके साथ संशोधन लिख रहे हो और उन्हीं के खिलाफ मुझे कह रहे हो घेराव करने के लिए। ये नैतिकता की बात थी, नैतिकता की, कि आप जिस व्यक्ति से मदद ले रहे हो और अब क्योंकि आपका हृदय बदल रहा है, आपकी कुछ नियत बदल रही है, क्योंकि मुझे नहीं पता था ये कहीं और डायरेक्शन में चल रहे हैं कि सभी खराब। पहले फिर आप बीजेपी के पास क्यों जाते रहे? क्योंकि मेरे मन में कुछ नहीं था, किसी के वैर में मेरी कोई राजनीति की इच्छा नहीं थी। तो मुझे अगर कह दिया जाए गडकरी या हाय हाय करो, कमाल है। उन्हीं के आप जाके मदद भी ली, हेल्प भी, कदा वो प्रेसिडेंट थे ना। आई डेंट सी एनी रीजन। मैंने उनसे पूछा तुम्हें कानून किससे चाहिए, बीजेपी से कि इससे? बल्कि हमें तो ऑपोजिशन की हेल्प चाहिए कानून लेने के लिए, और आप उन्हीं के खिलाफ हाय हाय लगे हो। मुझे क्या पता था ये पार्टी बनाने लगे अपनी। ये हुआ, ये इनका तीसरा रास्ता निकल चुका था, जो कि अनाउंसमेंट की बाद में, और नियत खुल गई पहले। मुझे क्या पता था। लेकिन एक बात बताओ, ये बात फिर इन्होंने मुझे चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए क्यों बोला? ये पूछो। आपके हर चैनल में अगर किरण जी आ जाए, हम उनको चीफ मिनिस्टर बनाना चाहते हैं। इस बैकग्राउंड से मैं कभी इनकी बात मानती? जिस तरीके से थर्ड लाइन चला रहे थे, बताए बिना मुझे कह रहे हैं। सो दिस इज व्हाट हैपेंड। आपको मैंने स्पष्ट तरीके से बता दिए, एक एक शब्द साबित हो सकता है। एक और चीज पर थोड़ी स्पष्टता चाहते हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने एक बात कही थी, वो भी हम सुन लेना चाहते हैं। हालांकि बातें तो बहुत कही हैं, लेकिन एक बात जिस पर हम चाहेंगे कि आप रिएक्ट करें। अरविंद केजरीवाल ने जो आरोप लगाए थे, वो हम चाहेंगे कि यहाँ पर प्ले करें और किरण जी से उसकी राय जानें। किरण जी ने कहा था कि जो भी पार्टी अपने चंदे का हिसाब किताब ना दे, उसको कभी वोट मत देना। लेकिन अब बीजेपी ने तो चंदे का हिसाब नहीं दिया, फिर उन्होंने बीजेपी क्यों ज्वाइन कर ली? उन्होंने कहा था कि जो भी पार्टी महिलाओं के ऊपर अत्याचार करने वालों को टिकट दे, बलात्कार करने वालों को टिकट दे, उनको कभी वोट मत देना। बीजेपी ने तो कई ऐसे एमपी हैं, उन्होंने कईयों को ऐसों को टिकट दिए हैं जो महिलाओं पर अत्याचार करते हैं। यहाँ तक कि निहाल चंद जी हैं जिनके ऊपर बलात्कार के आरोप हैं। फिर क्या बदल गया? तो उन्होंने वो क्यों बीजेपी में आ गए? दो मुद्दे जिस पर आपने बहुत मुखर होकर आपने बातें कही अपनी, अब उन बातों का ध्यान आप नहीं रख रही हैं भारतीय जनता पार्टी के संदर्भ में। क्या प्रश्न का क्या जवाब? कि फंडिंग जो पार्टी अपनी सार्वजनिक न करे, उस पार्टी को कभी वोट न देना, ये आपने कहा था। साथ ही जो महिलाओं के खिलाफ अपराध में शामिल हो, उसे वोट न देना, ऐसे लोग बीजेपी में शामिल हैं। इस वक्त हर पॉलिटिकल पार्टी जो लॉ है उसको फॉलो कर रही है, जो कानून है। इस वक्त जो कानून है वो फॉलो कर रही है। अब भविष्य में कानून का संशोधन करना है, कहां तक करना है, लेट द टाइम कम। लेकिन अब इस वक्त हर पॉलिटिकल पार्टी इज गोइंग बाय द रिटन लॉ, दैट्स इट। सो नो पार्टी, कोई पार्टी आप इस वक्त लॉ ब्रेक नहीं कर रही, पहली बात। और क्या है? और क्या? महिलाओं के खिलाफ अपराध वाली बात, महिलाओं के निहाल चंद का नाम ले रहे हैं वो। मैं तो उनको नहीं जानती, ये क्या कह रहे, मुझे नहीं समझ आ रही। चलिए, अन्ना हजारे इतने दिन से कुछ नहीं बोल रहे थे, आज अन्ना हजारे ने भी कुछ कहा है। अन्ना हजारे ने क्या कहा है वो हम एक बार सुना लेते हैं, और साथ ही हम सुना दें कि शांति भूषण ने भी क्या कहा था। ये भी चीजें, कुछ सहयोगी जो तारीफ भी करते हैं, कुछ सहयोगी जो सवाल उठते हैं। दिल्ली के जो सीएम हैं, चाहे केजरीवाल बनो या बेदी बनो, दोनों भी आपके ही शिष्य हैं। तो कोई बन गए तो मुझे आनंद है, क्योंकि हमारे कार्यकर्ता है ना, मुख्यमंत्री बनते हो तो अच्छी बात है। तो अच्छी बात है और क्या अच्छी बात है? मैं अन्ना का आशीर्वाद लेकर आऊंगी। अच्छा, आपको यकीन है वो आशीर्वाद देंगे? 100%। वो मुझे आशीर्वाद। वो हर्ट है क्या? वो है? मुझे क्या मालूम। फोन पर आते हैं, बात हुई है आपकी? नहीं। जब फोन में अभी तक किया तो वो मंदिर में ही थे, शायद मेरे लिए प्रार्थना करें, क्या मालूम। और ऐसा व्यक्ति सबको अच्छा आशीर्वाद ही देता है, ऐसा मेरा विश्वास है। और मैं किस लिए हूं यहाँ? स्वार्थ के लिए हूं, सत्ता के लिए हूं, कि काम के लिए हूं?
मैं तो काम के लिए हूँ, क्योंकि मेरा सारा लाइफस्टाइल 360 डिग्री चेंज हो गया। अभी मैंने नेक्स्ट मंथ हार्वर्ड में जाना था बोलने के लिए, ऑक्सफोर्ड में भी जाना था, कोलंबिया में भी जाना था जी। अब मैं झुग्गियों में काम करने वाली, बताइए, फ्रॉम हार्वर्ड टू झुग्गियों, इमेजिन। तो क्या त्यागा मैंने हार्वर्ड से झुग्गियां, क्योंकि आधी दिल्ली झुग्गियों में है, और झुग्गियों में पता कोई स्कूल नहीं, कोई वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर नहीं, महिलाओं के कोई केंद्र नहीं, स्वच्छ अभियान नहीं। और झुग्गियों में पिछले 26 साल से मैं काम करती आई हूँ। अगर मैं हार्वर्ड में बोलने जाती हूँ तो झुग्गियों में भी काम करती हूँ ना, पिछले 26 साल से। मैंने वहाँ स्कूल के, और मेरे वो स्कूल के बच्चे पढ़े हुए आज टीचर है, जाओ उनको मिलो प्लीज। मेरा रिक्वेस्ट है टीवी को कि जाओ देखो मैंने कैसे बदला हम लोगों ने मिलके नवज्योति, और नवज्योति के साथ दिल्ली के कई ऐसे बहुत रिस्पेक्टेबल लोग एज लाइफ सपोर्टर्स जुड़े हुए हैं जो उसके समर्थन करते हैं। प्लीज जाके देखो कि मैं क्यों एनजीओ करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है ये संगठित ताकत का नतीजा। बिना कुछ सरकार के एक पैसा नहीं, बजट है सरकार का, सारा सहयोग से हुआ है। और उसमें मुसलमान बच्चा भी है, उसमें हिंदू भी है, दोनों हैं, हर मजहब के, और हर स्टेट से भी है, क्योंकि झुग्गी झोंपड़ियों में कोई यूपी से आता है, कोई बिहार से आता है। ये बिहार एंड यूपी बहुत है। हम कुछ लोगों के सवाल लें उससे पहले आपसे 2-3 चीजों पर आपकी राय जान लेना चाहती हूँ। दिल्ली पुलिस को दिल्ली सरकार के नीचे होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इस पर आपकी राय क्या है? मैंने आपको बोल दिया है जी। मुझे तो अब जो मुझे आप पैक ऑफ कार्ड्स दे रहे हो मैं उससे शुरू करूंगी, और अगर मुझे प्रॉब्लम हुई कि ये तो मैं फिर बताऊंगी सरकार को तो मुझे वापस जल्दी दो पुलिस। लेकिन आपको बता दूं वो पुलिस खुद ही बड़ी हो ऐसे खुश है, हैप्पी है कि अब हमें सीपी नहीं मिली थी, कोई और रूप में मिल जाए। दूसरा ये कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, ये भी समय की बात है। इट्स टू अर्ली फॉर मी टू से यस एंड नो, लेकिन शायद मैनिफेस्टो में आता रहा है वो जुड़ा रहेगा, उसको तो नहीं हटाने वाले। मैनिफेस्टो में है, लेकिन अब है किस गहराई तक स्टेटहुड होनी चाहिए, क्योंकि याद रखना इसके अपने फायदे भी हैं और इसके नुकसान भी। फायदा ये है कि हम स्टेट हो गए, दूसरा है फिर सारी टैक्सें हम ही देंगे, गारंटी लेते रहोगे दिल्ली से, उधार लेते रहोगे। अब तो पैसा झट मिलता है क्योंकि आप सेंट्रल गवर्नमेंट से जुड़े हुए, और राजधानी सेंट्रल गवर्नमेंट में एक मान लीजिए कोई और सत्ता और पार्टी होती है, यहाँ आज बीजेपी है, मान लीजिए स्टेटहुड आ गई और यहाँ कोई और पार्टी आ गई सेंटर में, तो आपको वो जो है ना परमिशन मांगेगी सेंट्रल गवर्नमेंट, परमिशन कि मुझे मीटिंग करनी है, और तुम कह दोगे नहीं करनी, नहीं देनी, तो क्या देखोगे? कट के तनाव। ये है उसका नेगेटिव। मेरा इस वक्त एक लक्ष्य है, इधर से दिल्ली से पॉजिटिव लाइन जाए कि दिल्ली उन्नति की तरफ है, विकास की तरफ से, मतलब है ये विकास के साथ अपना पहिया गाड़ी जोड़ने आई हूँ। मैं बीच में उसका एक कड़ी भी बनूंगी, ड्राइवर भी बनूंगी, उसको धकेलने वाली भी बनूंगी, टायर में हवा बनाने वाली भी बनूंगी, उसकी पेट्रोल भी बनूंगी, लेकिन जोड़ूंगी उस उड़ान के साथ जो इस वक्त दिल्ली मेक इन इंडिया, इंडिया मेक इन इंडिया जा रहा है। ये मेरा कर्तव्य होगा। सीबीआई की स्वायत्तता को लेकर आपने काफी कुछ पहले अपनी राय रखी थी, अभी भी आपकी राय कायम है सीबीआई को स्वायत्त होना चाहिए? लोकपाल एक्ट जब आप बना लोगे, लोकपाल एक्ट में उसमें इंटरफेरेंस है ही नहीं। सोच, एक दिन लोकपाल एक्ट जो बन चुका, जो अन्ना और लास्ट में हम दो ही रह गए थे, लास्ट तक आप जानते हैं कानून मिल चुका है। और ये वाली बात मेरी प्रधानमंत्री जी से हुई थी। अच्छा। जब मैं आशीर्वाद लेने गई थी तो मैंने कहा कि सर 2 चीजें जल्दी चाहिए। हाँ। एक है अपना सेंटर में लोकपाल, क्योंकि सेंटर का लोकपाल मेरे सेंट्रल गवर्नमेंट, मेरे जो IAS ऑफिसर्स क्लास 1 है ना जितने, वो लोकपाल में आएंगे, क्योंकि वो लोकायुक्त में नहीं आते। और सर मुझे क्विकली अच्छी लोकायुक्त चाहिए, क्योंकि वो बाकी के सारे उसमें आते हैं। तो बोले बिल्कुल जल्दी मिलेगा, क्योंकि लोकपाल में हमने एक रूल की अमेंडमेंट करनी थी, वो हम रूल की अमेंडमेंट अब कर चुके हैं, और अब लोकपाल भी आएगा और लोकायुक्त भी आएगा। इसका मतलब एंटी करप्शन का क्लास 1 और सीबीआई, अगर आप लोकपाल एक्ट करें उसके बाद सारा कुछ है, डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन भी है और सेपरेट है। सो हमें सब कुछ मिल चुका है। चलिए, आपको आश्वासन भी मिल गया इसका आगे का। मिल चुका है। सवाल पूछना चाहूँगी किरण जी, मैं आपसे ये पूछना आपने एक स्टेटमेंट दी थी कि आपको 40 साल का एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस है, तो हम दिल से चाहेंगे कि आप दिल्ली के CM बने और दिल्ली का उद्धार करें, लेकिन
ये जो गंदी और दलगत राजनीति का अभेद किला आपके सामने है, आप उसे कैसे तोड़ेंगी? क्योंकि पॉलिटिक्स में तो आप कभी भी नहीं थी। उसी दलदल को तो तोड़ना है, उसी दलदल को साफ करना है, ग्राउंड पे भी, दिमाग से भी। अब हमें सभ्य नई राजनीति लानी है, और अगर हमारा ऑपोजिशन भी कोई नया आइडिया अच्छा देता है तो मैं उसको रिजेक्ट क्यों करूं? मैं कहूंगी थैंक यू जी, आपने मेरे लिए सोचा, मैं तो वेट कर रही हूं कि कोई नया आइडिया उनसे आए और मैं ले लूं। किरण जी, दिल्ली की महिलाओं को आपसे बहुत उम्मीदें हैं। सीएम आने के बाद महिला सुरक्षा के लिए आप कौन से कदम उठाएंगे? कि महिला सुरक्षा का सबसे पहले ही एक कलेक्टिव गवर्नमेंट बनेगी, जिसको मैं अभी तक होलिस्टिक गवर्नमेंट कहती थी। उसमें चीफ मिनिस्टर की चेयरमैनशिप होगी, चेयरपर्सनशिप होगी। उसकी चेयरपर्सनशिप में प्रधान, प्रिंसिपल्स के, प्रोसिक्यूशन, प्रेस के लोग भी होंगे, क्योंकि प्रेस का भी रोल है ना क्राइम प्रिवेंशन में। प्रेस का काम सिर्फ रिपोर्टिंग थोड़ी है। ऐसा एनालिसिस करें, और ये हम लोग शुरू कर देंगे। और उसके बाद इसका एनालिसिस, कहाँ गलती हुई महीने में, किसकी गलती, कौन से लड़के ने की, किसका परिवार था, उस परिवार में कौन सी परवरिश की कमी रह गई। दिल्ली की जनता इनफैक्ट जानना चाह रही थी कि किरण बेदी 14 साल में किरण बेदी थी, फिर वो क्रेन बेदी 14 साल में मैं किरण पेशावरिया थी। अच्छा 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 बेदी मेरा मैरिड सरनेम है। जी जी जी। फिर आप किरण बेदी से क्रेन बेदी बन गई। अब क्या कैसे आप दिल्ली की जनता को आश्वासन दे पाएंगी कि अब आप क्रेन बेदी से फिर से आप किरण दीदी बन गई हैं और पॉजिटिव वाइब्रेशंस के साथ आ गई? मुझे देखो, लाइफ जो है ना एक बहुत एक्सपीरियंस है, और ये लाइफ का एक्सपीरियंस आपको या तो नेगेटिविटी पर ले जाता है और या एनर्जी और पॉजिटिव ऊर्जा की तरफ ले जाता है। भगवान की कृपा से ये हुई है कि ये मेरा पिछला एक्सपीरियंस मुझे दया और ऊर्जा की तरफ ले गया, दोनों तरफ, ममता, दया और ऊर्जा की तरफ। ऊर्जा का मतलब है काम, समय का सदुपयोग, सदुपयोग। मुझे सदुपयोग, मेरी जिंदगी मेरा समय का सदुपयोग है। तो इसलिए मैं आपको यही विश्वास दे सकती हूँ कि मैंने जो आपका, अगर आप मुझे विश्वास मुझे दे, मैं उस विश्वास के काबिल बनी रहूँगी। मैं बेइंसाफ़ी नहीं होने दूंगी, अन्याय नहीं होने दूंगी, और एक पैसे की भी चोरी नहीं होने दूंगी। चोर चोरी कर ले, लेकिन पकड़ा जाएगा, पकड़ा जाएगा, और पैसा वापस लाना पड़ेगा। लाओ वापस। जी पूछिए। संजय सम्राट है मैडम, मैं प्रेसिडेंट हूँ दिल्ली टैक्सी टूरिस्ट ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का। और आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जो पूरी दिल्ली है ये ट्रांसपोर्ट के ऊपर ही चलती है, ये आप मानेंगी। लेकिन सबसे ज़्यादा हमें ट्रैफिक पुलिस के नाराज़गी है कि ये नाजायज़ चालान करते हैं। इसके अलावा आधी दिल्ली पुलिस को कमिश्नर साहब ने नीली पैंट और सफ़ेद कमीज पहना के रोडों पे उतार देते हैं, जो जागरण की तरह जैसे पर्ची काटते हैं ना, जो कॉलेज के लड़के जागरण की पर्चियाँ काटते ज़बरदस्ती, इस तरीके से काटते हैं। अगर इस दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की बजाय आप अपनी दिल्ली सरकार में इनको ले लें, तो मैं जहाँ तक समझता हूँ कि इन 15,000 जो पुलिस वाले ट्रैफिक में लगे हुए हैं, ये जो लोग हैं गश्त पे उतरेंगे ना 15,000 खाकी वर्दी का, तो उसका खौफ और रहेगा। नहीं तो ये चलान की बजाय ना उघाई पुलिस के नाम से जानी जाएगी। आप क्या करेंगे, उसकी फोटो खींचेंगे, उसके नंबर की फोटो, और डालेंगे व्हाट्सएप पे। नहीं कि तो ये सुनिए कि ये निकल उस वक्त आ रहा था, इसने ये किया। अब आपको भी आंखें और कान बनना होगा। चलो आंखें कान, यू हैव टू बी आईज एंड ईयर्स, राइट। और टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल करना है, कैमरा भी ज्यादा लगाने, ताकि नजर पे पकड़े जाएं। लेकिन सुनो, ये तो शुरुआत है। हमने बच्चों को रोड सेफ्टी सिखानी है। पहले हम लोग बहुत बड़ी रोड सेफ्टी, सो एजुकेशन, इंजीनियरिंग एंड एनफोर्समेंट। और इसके लिए जब हम लोग काम करना शुरू करेंगे, हो सकता है आपकी एक मीटिंग करवाऊं मैं, ट्रैफिक पुलिस आपकी सुने, आप ट्रैफिक पुलिस की सुने, तो मैं समझती हूँ समाधान पर निकलने लग जाएंगे। मैसेज प्रशासन का तो एक ही होगा कि भ्रष्टाचार नहीं चलेगा। जी, उबर कैब को बंद कराने वाले हम ही थे। हमने पहले इनको कंप्लेंट करी थी उबर कैब को 14 नवंबर को, सारे मीडिया में दिखाया गया। सवाल लेते हैं, वक्त खत्म हो रहा है दरअसल। जी आप बोलिए। मेरा नाम रविंद्र माथुर है। मेरा किरण जी आपसे एक ही सवाल है, जब से आप राजनीति में आए हैं, दिल्ली में एक बहुत हलचल तो हो गई है, इसमें कोई दो राय नहीं है, वो पॉजिटिव हलचल हुई है। लेकिन कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि आपको कहीं केजरीवाल जी की पॉपुलैरिटी को देखते हुए तो नहीं लाया गया है? देखिए, मैं एक ओपन बुक हूँ जी। 40 साल की किताब मेरी आइडिया पढ़ लीजिए, सब कुछ लिखा हुआ है। मैं कौन हूँ, मैं कभी अंडर कवर काम नहीं किया। मुझे 40 साल का एक्सपीरियंस है। आपको पता है एक मुख्य अंतर दोनों में क्या है, क्योंकि आपने उसका नाम ले लिया तो माफ करना बता रही। उनका सरकारी एक्सपीरियंस है
और मेरा है 40 साल का। फर्क ये है मैंने सारी जिंदगी प्रशासन में दी है, सारी जिंदगी प्रशासन में सुधार के लिए दी है, राइट। और उनकी सर्विस बड़ी कम रही, उसके अपने रीजंस हो सकते हैं, हर एक की अपनी अपनी चॉइस है ना, लेकिन दोनों का प्रशासनिक एक्सपीरियंस तो पॉपुलैरिटी की वजह से नहीं, अगर अच्छा काम करोगे तो पॉपुलर, लेकिन 40 साल आपको मैक्सेस अवार्ड भी मिल जाए जैसे उनको मिला अपनी इमर्जिंग लीडरशिप में, मुझे मिला गवर्नमेंट सर्विस में, तो मैं ये कह सकती हूँ कि किसी कारण भी लाए, कोई गलत आदमी तो नहीं लाए जी। अगर पॉपुलैरिटी भी लाए, 40 साल के एक्सपीरियंस वाला ही लाए, कोई क्राइम तो नहीं किया, कोई गलती तो नहीं की, बोला मैं पूछ रही हूँ आपसे, करी? तो मैम आप अगर देश के लिए कुछ करना चाहते थे तो गौरव और देश को IAS IPS ही चलाता है, कोई नेता तो नहीं चलाता है, पॉलिसी मेकिंग IAS और IPS ही तो करते हैं। तो आपने उस चीज़ को छोड़ा, फिर आपने अन्ना जी के साथ नीतियों के खिलाफ आपने लड़ा, बहुत बड़ा काम किया, लेकिन जब आप वहाँ से आप अच्छा काम कर रहे थे, आपको कमिश्नर की पोस्ट नहीं मिली थी, तब आपने पार्टी रिजाइन कर दिया था, और उसके बाद में आप अन्ना जी के साथ आप देश के लिए आप लड़ रही थी, वहाँ भी आप देखें कि अगर हमें कुछ नहीं मिल रहा है तो वहाँ भी आपने छोड़ा। आज आप मैम CM के लिए आई हैं, तो आपसे जनता कैसे विश्वास करेगी? और दूसरा क्वेश्चन मैम प्लीज सुन लीजिए, सुनिए ना, वक्त खत्म हो चुका है, वक्त खत्म हो चुका है, इस सवाल का जवाब ले लेते हैं। ये काफी हार्ड हिटिंग ही सवाल आपने पूछा, ऐसा नहीं हल्का पूछा है। मुझे समझ नहीं आई। उनका ये कहना है कि आपने हर चीज को, आपने जब कमिश्नर नहीं बनाई गई तो आपने वहां पर छोड़ा, 2 साल की सर्विस आपकी बाकी थी, अन्ना जी को छोड़कर आप बीजेपी में आई, वहां से भी तो आप देश को बदल सकती थी। कि मैंने जब अपने 2.5 साल अपनी सर्विस का त्याग किया, क्यों? कोई अपना बंगला छोड़ देता है, सही, मैं क्यों छोड़ा? क्योंकि उस वक्त मेरी पोजीशन थी कमिश्नर बनने की, कुछ चुनाव लड़ने की नहीं। दोनों में बड़ा फर्क है। एक व्यक्ति छोड़ता है चुनाव लड़के लिए काशी जाना है, और एक करता है कि क्योंकि पुलिस कमिश्नर नहीं बनाया गया तो ये जो 2.5 साल मेरे बाकी के बचे हैं इनका मैं और सदुपयोग कैसे करूं, और उसको हटा के मैं राजनीति में नहीं गई लड़ने, मैं समाज सेवा में और जुड़ गई, और उसकी वजह से मेरी स्वयंसेवी संस्थाएं दोनों, चाहे वो प्रिजनर्स के बच्चों को पढ़ाती इंडिया विजन, चाहे नवज्योति, उसको बड़ी ताकत मिली। मैंने सोचा मैं रोज जाऊंगी दफ्तर में और बैठूंगी बड़े मजे से, काम है ही नहीं। उस जिस जगह था उसके बाद बजट भी कुछ नहीं था, और वो एक ऐसी जगह थी जो मैं ज्यादा बजट जनरेट नहीं कर सकती थी। जैसे मैंने आपको कहा ना कि साधन जुटाती थी, मैंने वहां साधन जुटाने की कोशिश की, रजिस्ट्रार्स ऑफ यूनिवर्सिटीज को जोड़ने की कोशिश की, लेकिन बहुत हावी थी मेरे पर सेंट्रल गवर्नमेंट, मुझे काम नहीं करने दे रही थी, बहुत हावी थी, सफोकेटिंग थी, काम नहीं करने दे रही थी। अगर वो सफोकेटिंग ना होती, हावी ना होती, शायद मैं काम ना छोड़ती, लेकिन बड़ी हावी थी। और जिस तरीके का वहां माहौल था, वो मक्कू बंद करके मुझे बैठाया था, तो मैंने सोचा ये मक्कू बंद करके मैं अपने 2.5 साल जिंदगी के कीमती साल इसलिए चिपकी रहूं क्योंकि मैं DGP हूं, बल्कि मैं तो DGP से नो GP बन गई, नथिंग। सो सवाल ये उठता है कि आप जब ये निर्णय लेते हैं किस इंटेंशन से लेते हैं, किस मकसद के लेते हैं? एक जाता है चीफ मिनिस्टरशिप छोड़ने और काशी प्रधानमंत्री जी के साथ मुकाबला करने। चलिए कार्यक्रम को खत्म करते हुए एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूंगी, काल्पनिक है। मुख्यमंत्री आप बन जाती हैं, शपथ लेने के बाद पहले दिन क्या काम करने वाली हैं? तमाम पहला काम किरण बेदी का 2 चीजें जी। देखो, पहले दिन से काम शुरू होगा। हाँ, तो पहले तुम अपने जो मेन सरकारी अफसर है उनको बुला के बता दूंगी कि एक एक वोट विश्वास का है, चाहे वो गरीब का है चाहे अमीर का है, पढ़े लिखे का है या नहीं पढ़े लिखे का। याद रखना मैं उसकी रक्षक हूं, उसकी जरूरत पूरे करने के लिए तैयार हो जाओ। अपने अपने डिपार्टमेंट्स की लिस्ट बना लो, प्रायोरिटीज, और अपनी प्रायोरिटीज का मुझे टाइम बाउंड बनाओ कि आपने क्या क्या करना है। ये है हम आए इस विश्वास से, आप काम जानते हैं, रूल्स जानते हैं, जिसको मैं भी जानती हूँ। अब कोई ऐसा तो आया नहीं जो उस प्रशासन को नहीं जानता। कई ऐसे अफसर वहां बैठे हुए जिन्होंने मेरे साथ काम किया हुआ है और वो जानते हैं कि मैं कैसे काम करती हूँ। सो पहले तो मैं अपने डिपार्टमेंट को, संगठन को जोड़ूंगी, अपने ऑफिस को, सेक्रेटरीज को। फिर ये तो पहला दिन सिर्फ यही थोड़ी करूंगी, उसके बाद उनको जोड़ के, उसके बाद ये MCD है और दूसरे डिपार्टमेंट जिनको गहराई तक जाना है, फिर तो MCD के साथ मीटिंग कि सुनिए आप लग जाओ अपने एरिया में, मैं सुबह 9 बजे
अपने कैबिनेट के कोई अपने मंत्री और सारे गवर्नमेंट ऑफिसर अपने अपने काम के क्षेत्र में 9 बजे पहुंचेंगे, कुछ भी देखेंगे, उस वक्त नोट्स बनेंगे और ये रिकॉर्ड हो जाएगा। उसके बाद इंप्लीमेंटेशन देखने जाएंगे। ये नहीं एक बार ही देखा 10 दिन नहीं देखा, नो वे। काम शुरू होगा और नॉन स्टॉप होगा। काम शुरू हो जाएगा कलेक्टिव वे, कलेक्टिव गवर्नेंस। और एक अभिनंदन लूंगी जो मुझे आ चुका है। अच्छा, 1 लाख सफाई कर्मचारियों से। अच्छा, 1 लाख सफाई कर्मचारी जो मुझे मिले, बोलो मैडम हमें सुनवाई चाहिए, हमारा अभिनंदन लो। सबसे पहले हम आपको अभिनंदन देना चाहते हैं। और जिस दिन मेरा स्वच्छ कर्मी जुड़ गया ना नीचे से, और उसका दिल मेरे साथ जुड़ गया, आपकी स्वच्छता का अभियान फ्रंटियर मेल नहीं, फास्ट ट्रैक से होगा, जिसको कहते हैं फास्ट ट्रैक से। जी, कल्पना का दूसरा हिस्सा जो अच्छा नहीं है, अगर नहीं जीती या सरकार नहीं बनी तो राजनीति में बनी रहेंगी। जो कर्तव्य मिला है उसको तो निभाती रहूंगी, और उसके साथ जोड़ूंगी फिर से अपनी स्वयंसेवी संस्था जिसका काम मैंने त्याग दिया है। अच्छा। तो अगर मुझे वो कर्तव्य ना मिला तो एमएलए बन के मैं दूसरा काम भी कर सकूंगी, उसकी सेवा कर सकूंगी। सो मेरा काम फिर से बड़ा रहेगा। काम पब्लिक के साथ सेवा करने वाला चलता ही रहेगा, जैसे उसकी इच्छा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, जुड़ने के लिए। सभी लोगों का भी बहुत शुक्रिया।